सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी का जो प्रदूषण से रिलेट करते हुए जितना भी क्वेश्चंस बनता है सारा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आज इस वीडियो में आपका प्रदूषण से रिलेटेड पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। प्रदूषण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो आप गारंटी के साथ करके आओगे। और मैं दोस्तों यहाँ पर गारंटी भी लेता हूँ कि इससे आपका एक क्वेश्चन आना तय है। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि आपको पता है आजकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से एग्जाम में प्रदूषण बहुत ज़्यादा रख देते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रदूषण है क्या, यानी वे पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषक क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि वे पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। यानी प्राकृतिक विघटन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण और दूसरा होता है अनिम्नीकरणीय प्रदूषण। तो पहला देखते हैं हम लोग जैव, यानी ऐसे प्रदूषण जिनका विघटन प्रकृति में सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कपड़ा, कागज, वाहित मल, जीवों के मृत अवशेष हो गए, इसमें जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ, मल मूत्र वगैरह वगैरह ये हो गया। परंतु अधिक मात्रा में एकत्रित होने से वातावरण को प्रदूषित करते हैं। कम मात्रा में प्रदूषित नहीं करते हैं, अधिक मात्रा में जब होगा तभी प्रदूषित करेंगे ये। अगला होता है अनिम्नीकरणीय प्रदूषक, यानी ऐसे प्रदूषक साथियों ध्यान से देखना इसको, ऐसे प्रदूषक जिनका विघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा बहुत कम या बल्कि नहीं होता है, अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे शीशा, पारे के लवण, आर्सेनिक, डीडीटी, प्लास्टिक आदि। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा बहुत कम, बिल्कुल या फिर बिल्कुल नहीं होता है, अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। इसमें आपका प्लास्टिक भी आता है दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि अवस्था के आधार पर प्रदूषकों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अब वो श्रेणी कौन कौन सी हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, जो कि फर्स्ट हो जाएगा आपका ठोस प्रदूषक, तरल प्रदूषक और गैसीय प्रदूषक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठोस प्रदूषक क्या होते हैं, यानी ये प्रदूषक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन प्रदूषकों के अंतर्गत वाहनों तथा उद्योगों से धुएं में पाए जाने वाले कार्बन तत्व, ताप विद्युत संयंत्रों से निकली राख या उड़न राख, यानी जिसे हम फ्लाई ऐश के नाम से जानते हैं, प्लास्टिक के बैग, कागज आदि, ये हो जाएंगे दोस्तों ठोस प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। अगला हो जाएगा हमारा दोस्तों तरल प्रदूषक। तरल प्रदूषक क्या होता है, यानी ये प्रदूषक तरल अवस्था में पाए जाते हैं। इन प्रदूषकों के अंतर्गत शहरों से निकलने वाला तरल सीवेज, उद्योगों से निकलने वाला तरल अपशिष्ट आते हैं। कई उद्योग विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जल का प्रयोग करते हैं तथा दूषित होने के बाद इसे छोड़ जाने तक यह जल तरल प्रदूषक में परिवर्तित होता है। जैसे कि आपको पता है फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला जो जल होता है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होता है, उसमें कौन कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं, सब कुछ निकलने वाला, तो वो जल प्रदूषक और आके सब कहाँ गिरता है, नदी वगैरह नालों में गिरता है, तो वहाँ से नदी या समुद्रों में जाते हैं। तो मतलब जल प्रदूषक बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है आजकल। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर आता है, वो आता है गैसीय प्रदूषक। क्या होता है, यानी ये प्रदूषक गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इन प्रदूषकों के अंतर्गत वाहनों तथा उद्योगों से निकलने वाला धुआं, घरों में जलने वाले ईंधन से निकलती हुई गैस एवं धुआं आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषकों को प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा प्राथमिक, द्वितीयक। ठीक है, 2 प्रकार के प्रदूषक होते हैं। जो कि पहला हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक, यानी प्राइमरी प्रदूषक, यानी कि इस प्रकार के प्रदूषक किसी ज्ञात स्रोत से सीधे वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये प्रदूषक जो होते हैं किसी ज्ञात स्रोत से सीधे वातावरण में प्रदूषित, मतलब जैसे CO2 हो गया तो वो सीधे वातावरण में विलीन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद हमारा सेकंड नंबर आता है द्वितीयक प्रदूषक, यानी इस प्रकार के प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जैसे धुंध बनने के दौरान होने वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न पराक्साई एसिटाइल नाइट्रेट PAN। ठीक है, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PNA के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रदूषण के प्रकार बताइए, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार बताइए। तो प्रदूषण जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं।
वायु प्रदूषण जिसे हम एयर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, और ध्वनि प्रदूषण नॉइस पोल्यूशन, और मृदा प्रदूषण जिसे हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन के नाम से। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे अपना वायु प्रदूषण। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अपना वायु प्रदूषण। जी हाँ दोस्तों, वायु प्रदूषण क्या होता है? एयर पोल्यूशन, यानी वायु में गैसों की एक निश्चित मात्रा होती है, जैसे कि नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, अन्य गैसें हमारी 0.07% के अंतर्गत आती हैं। यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। मतलब कि जो हमारा वायु होती है, वायु में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें, उसके बाद आपका नाइट्रोजन हो गया। अगर इनमें से किसी की मात्रा एक की अधिक बढ़ रही है या घट रही है तो मतलब समझ लेना चाहिए कि भैया वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण के स्रोत, जैसे कि वायु प्रदूषण आप मापते कैसे हैं? वायु प्रदूषण को इन्हीं गैसों के माध्यम से ही नापते हैं कि हाँ किसकी कमी हो रही है, किसकी बढ़ोतरी हो रही है, तभी वायु प्रदूषण हो रहा है। अगर ये बराबर की मात्रा में रहती हैं तब निश्चित रूप से वायु प्रदूषण नहीं होता है। जो कि हमारा यहाँ पर पहला हो जाएगा पॉइंट, यानी वृक्षों को काटने से वातावरण CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तथा O2 की मात्रा कम हो जाती है। मतलब जो वृक्ष होते हैं हमारे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। जब ऑक्सीजन वो निकालते हैं, जब पेड़ को कट कर दोगे आप लोग तो दो नुकसान होंगे। एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले लेंगे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी पर, हमारे वातावरण में बढ़ेगा, और दूसरा बात कि वो हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ से नुकसान है। अगला हो जाएगा हमारा कि घरों में जलने वाले ईंधन से निकलती हुई गैस एवं धुआं के स्रोत हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर हो जाएगा कारखानों में ईंधन के रूप में जलाए गए कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि से निकलती हुई गैसों एवं धुआं को वायु प्रदूषित करते हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर हो जाएगा कि कारखानों की चिमनियों से निकला हुआ धुआं तथा उसमें मिले हुए कार्बन के कण एवं विभिन्न प्रकार की गैसें तथा धातुओं के तत्व वायुमंडल को दूषित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से बताया भी गया है कि वायु प्रदूषण के जो हैं ये स्रोत हैं, मतलब गाड़ी हो गई, उसके बाद वायुयान से भी, ट्रेन भी दिखा दिया गया है यहाँ पर, यानी इन सब से निकलने वाला धुआं जो है वायु को प्रदूषित करता है। यहाँ पर 5 नंबर बताया गया दोस्तों यहाँ पर कि मोटर, स्कूटर, वायुयान, रेलगाड़ी में जलने वाले ईंधन अथवा पेट्रोल से निकलता हुआ धुआं एवं विषैली गैसें भी वातावरण को हानि पहुँचाती हैं। यानी विषैली गैसें जो होती हैं वो भी वातावरण को हानि पहुंचाती हैं। 6 नंबर हो जाएगा कि विभिन्न स्रोतों से निकले हुए धुएं एवं कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर ऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3, सीसा, जिंक तथा अन्य धात्विक तत्व जो होते हैं मिले रहते हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। 7वां पॉइंट हो जाएगा हमारा परमाणुई विस्फोट से जीवमंडल में रेडियोधर्मी पदार्थों की मात्रा बढ़ जाना। अब अगला आता है हमारा, देखिए यहाँ पर आपके अगर 7 पॉइंट लिखे गए हैं दोस्तों, अगर आपके लघुत्तरी क्वेश्चन में आता था तो आपको यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारे यहाँ पर कि वायु प्रदूषण के प्रभाव बताइए। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होता है? यानी कार्बन एवं धुएं से कैंसर एवं क्षय रोग हो जाते हैं। क्षय रोग मतलब समझ रहे हैं ना, TB जिसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, TB जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका तो फिलहाल के लिए इलाज अवेलेबल है अगर आप टाइम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन कैंसर का तो बिल्कुल भी नहीं है अभी पे। अगला हो जाता है हमारा कैडमियम के कण रक्तचाप, यानी जिसे क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर में वृद्धि करते हैं। जो होते हैं इनके जो कण होते हैं वो ब्लड प्रेशर में वृद्धि करते हैं। जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है उसको और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और अगला हमारा 3rd नंबर पॉइंट हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 3rd नंबर पॉइंट हो जाएगा कि ओजोन के प्रभाव से नेत्र रोग, सीने में जलन, खांसी व त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है कि दोस्तों त्वचा कैंसर की संभावना क्यों बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पर अगर ओजोन में छिद्र होंगे तो सीधे जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी आंखों को नुकसान करेंगी, साथ में पराबैंगनी किरणें जो सीने के अंदर चली जाएंगी जिससे जलन होने लगेगी, खांसी भी आएगी, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो करता है वो करता है त्वचा का कैंसर। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर भी हो जाता है साथियों। अगला हो जाएगा 4th नंबर, यानी रुधिर में शीशे की मात्रा कम होने पर तंत्रिका तंत्र एवं गुर्दे प्रभावित होते हैं। ठीक है, गुर्दे भी प्रभावित होते हैं, जबकि अधिक मात्रा में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगला हो जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करती है और इससे मनुष्य में दमा, कैंसर एवं क्षय रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैसों से मनुष्य में दमा, खांसी एवं फेफड़ों से संबंधित बीमारियां की संभावना बढ़ जाती है। 7वां नंबर हो जाएगा कार्बन एवं धूल के कण पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी कर देते हैं। यानी अगर उनके जो कण होते हैं उनकी पत्तियों में छेद होते हैं छोटे छोटे, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करते हैं, जो कि वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है धूल के कण अगर पत्ती पे पड़ जाते हैं तो क्या होता है कि
जो उनके छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते, जिससे वो पौधे सूख जाते हैं। सेम यही कारण होता है जो हम लोग राउंड अप वगैरह जो दवाएं छिड़काव करते हैं घास फूस के ऊपर, जो घास फूस को सूखने के लिए कि वहाँ से नष्ट हो जाएगा घास फूस, तो सेम यही काम करता है दोस्तों कि वो जो हमारा केमिकल होता है वो भी पत्तियों के जो छिद्र होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, जिसके क्या होता है घास फूस जो खेतों में वगैरह होती है वो सूख जाती है। सेम यही कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा 8 नंबर हो जाएगा, रेडियोधर्मी कण जीवित ऊतकों को मृत बनाकर गुणसूत्रों को प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुणसूत्रों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं ये। उसके बाद हमारा दोस्तों अगला हो जाएगा कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या है। क्या उपाय इसके हैं, तो पहला हो जाएगा कि पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध बना रहता है। अगला हो जाएगा हमारा कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, जिससे दूषित गैसों से आसपास के स्थानों में कम से कम प्रदूषण हो। और अगला हमारा 4th नंबर हो जाएगा कि ईंटों के भट्ठे आदि भी आबादी से दूर स्थापित होने चाहिए। 5 नंबर हो जाएगा कि घरों में धुआं रहित ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा और कुकिंग गैस, ये हो जाता है हमारा। उसके बाद 6 नंबर हमारा जो पॉइंट आ जाता है साथियों वो आता है कि स्वचालित वाहनों से उत्पन्न धुएं का निर्वातक पर छन्ना तथा पश्चज्वलक इत्यादि लगाकर कम किया जा सकता है, छन्ना लगाकर, ठीक है, जिससे वायु प्रदूषण जो होगा वो कम होगा। या फिर आप ज़्यादा से आजकल तो बैटरी वाली आने लगी हैं, हर एक बैटरी जिसमें प्रदूषण होता ही नहीं है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर हो जाता है कि डीजल में कुछ अन्य पदार्थ मिलाकर तथा पेट्रोल में लेड, जिसे शीशा के नाम से जानते हैं, शीशा कहते हैं, जैसे विषैले पदार्थ निकालकर उपयोग करना चाहिए। 8 नंबर हो जाएगा कि गोबर कूड़ा करकट को बाहर ना फेंक कर इन्हें खाद बनाने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, जो कि गड्ढे खोद करके आप उसमें फेंकते जाइए, जिससे हमारा खाद भी बन जाएगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। अगला हो जाएगा हमारा कि परमाणु संयंत्रों के कचरों का निस्तारण उचित विधियों द्वारा नियोजित तरीके से किया जाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ से आता है दोस्तों वाटर पोल्यूशन क्या होता है, यानी जल प्रदूषण क्या होता है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा कि जल में अनेक प्रकार के खनिज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों के निश्चित अनुपात से कम अथवा अधिक तथा अन्य अनावश्यक पदार्थ घुल जाते हैं, जैसे जल, जिससे क्या होता है जल प्रदूषित हो जाता है, और इसे जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं या जल प्रदूषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे दोस्तों कह सकते हैं कि जब जल में विषाक्त पदार्थ जैसे कारखानों के अपशिष्ट उत्पाद, रासायनिक पदार्थ, वाहित मल, कूड़ा करकट आदि गिरने से जल दूषित हो जाता है, इस प्रकार जल का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। इस तरह से भी आप एक परिभाषा जल प्रदूषण की लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात आती है कि जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होता है, सोर्स इसके कौन कौन से होते हैं, ठीक है, स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा गंदा जल, जिसमें औद्योगिक कारखानों तथा घरों का तरल और ठोस कचरा तथा मल, गौशाला, घुड़साल आदि की गंदगी मिली हो, वाहित मल कहलाता है। यह वाहित मल नदियों में बहा दिया जाता है और जिससे नदियों का जल जो है वो दूषित हो जाता है साथियों। अब यहाँ पर आपको एक चित्र के माध्यम से दोस्तों बताया गया औद्योगिक बहिर्स्राव जो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पशुओं को स्नान के लिए धोए जाने, पशुओं का स्नान एवं कपड़े धोना ये वहीं पर होता है, जैसे कि नदी वगैरह में होता है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ से जो औद्योगिक बहिर्स्राव जो होते हैं, कूड़ा करकट यानी पानी जो होता है, जो कारखानों का गंदा पानी होता है वो निकल कर नदियों में आता है, जहाँ पर हम लोग कपड़े अपने अपने धुलते हैं। और क्या होता है बैल जो होते हैं या जो जानवर होते हैं वो पानी पीते हैं, जिनसे दूषित पानी वो पीते हैं, जिनसे उनका भी स्वास्थ्य खराब होता है। तो इस प्रकार से जल प्रदूषण तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि घरेलू बहिस्राव तथा वाहित मल को छोड़ देना, ऐसे बहा देना, तो ये भी एक बहुत बड़ा जल प्रदूषण का कारण है। आपको उस गड्ढे का यूज़ करना चाहिए। तेल प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, मानव का स्नान भी प्रदूषित हो रहा है और कृषि बहिस्राव भी हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कि जल प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया आप सभी को। सेकंड नंबर हो जाएगा कि रेडियोधर्मी पदार्थ भी भूमि के जल में प्रवाह में पहुँच जाते हैं और कच्चा पेट्रोल निकलते समय या भरते समय समुद्र में गिरकर बह जाते हैं। फोर्थ नंबर हो जाएगा कि नदियों अथवा तालाबों के
पास धोए गए कपड़ों की गंदगी तथा साफ किए गए बर्तनों की गंदगी भी बहाकर नदियों में पहुंच जाती है। 5 नंबर हो जाएगा कि कारखानों का जो कचरा होता है, जो जी हाँ दोस्तों, कारखानों का जो कचरा होता है जिसके पारे तथा शीशे के कार्बनिक यौगिक होते हैं, नदियों में बहा दिए जाते हैं। 6 नंबर हो जाएगा कि कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटनाशक पदार्थ जैसे कि एल्ड्रिन हो गया, DDT हो गया आदि वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं। अगला हमारा 7 नंबर पॉइंट हो जाएगा मृत जंतुओं को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। 8 नंबर हो जाएगा कि सफाई के लिए प्रयुक्त अपमार्जक डिटर्जेंट पानी में मिलकर जलाशयों में पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा जितना भी आपका प्रदूषण से रिलेटेड है वो सारा मैं इस वीडियो में खत्म कर दूंगा। भले थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रदूषण आपको सिर्फ एक ही वीडियो देखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये। अगर प्रदूषण से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तब आपको सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखना पड़ेगा बस दोस्तों। उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो सभी साथी जाके पीछे से और जल्दी से वीडियो को एक बार सभी साथी लाइक कर देंगे। ठीक है, सभी साथी जाके वीडियो को लाइक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि जल प्रदूषण के प्रभाव कौन से होते हैं। यानी प्रदूषित जल मानव जाति, समुद्री जीवों तथा जलीय पादपों को हानि पहुंचाता है। इससे उनका जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है और वृद्धि भी इसकी है रुक जाती है दोस्तों। ठीक है, वृद्धि भी जो होती है वो इसकी रुक जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कि जल प्रदूषण से अधिक प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसके अंतर्गत वह विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है, जिनमें मुख्यतः अतिसार, पेचिश, जुकाम, श्वासकाश या लकवा, हैजा, मोतीझरा, चर्म रोग, अंधापन, क्रेमीपीलिया, रति रोग, शोध एवं अन्य पेट के रोग जो हैं वो जल प्रदूषण के माध्यम से हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आजकल सबसे अधिक प्रकोप पेयजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण हो रहा है, जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और दांत पीले होकर गिरने लगते हैं तथा हाथ व पैरों की हड्डियों में लचक आ जाती है और शरीर बेडौल हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चलाया जा रहा है और विदेशी सहायता से फ्लोराइड वाले क्षेत्रों में पानी में से फ्लोराइड की मात्रा कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं दोस्तों। फ्लोराइड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों ये। ठीक है, आजकल आप लोगों ने देखा बेडौल शरीर होता है, मतलब बेडौल शरीर का मतलब कहीं कहीं गांठें निकल आती हैं या फिर किसी का कोई छोटा हो जाता है और अजीब तरह मोटा सा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से बेडौल शरीर आप समझ रहे हैं ना। अगला होता है हमारे जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या होने चाहिए। तो नियंत्रण के उपाय पहला होना है कि वाहित मल जो घर से निकलने वाले अपमार्जक व प्रदूषित जल को शहर के निकट नदियों या तालाबों में प्रवाहित ना करके शहर से दूर ले जा करके प्रवाहित किया जाना चाहिए। सेकंड हो जाएगा हमारा कि मल तथा अन्य कूड़ा करकट को बायोगैस प्लांट में ईंधन तथा खाद प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। अगला हो जाएगा हमारा पॉइंट कि सीवर का जैविक उपयोग किया जाना चाहिए। 4 नंबर हो जाएगा प्रत्येक घर के लिए सेप्टिक टैंक उपचार लागू करना चाहिए। सेप्टिक टैंक उपचार लागू करना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि मनुष्य तथा जंतुओं के मृत शरीर नदी में ना बहाने चाहिए। 6 नंबर हो जाएगा हमारा कि नदी तथा तालाबों में पशुओं का नहलाने तथा वाहनों की धुलाई पर प्रतिबिंब होना चाहिए। और 7 नंबर हो जाएगा कि खेती कार्य में आवश्यकता से अधिक उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 8 नंबर हो जाएगा कि उद्योगों को नदियों के किनारे स्थापित नहीं करना चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है, नदियों के किनारे स्थापित हो रहा है क्योंकि उद्योगों में पानी की आवश्यकता भी पड़ती है, तो इतना ज़्यादा पानी कहाँ से आएगा, इसी वजह से। अगला हो जाएगा हमारा 9 नंबर के औद्योगिक कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ सीधे नदियों में ना बहाकर इनके शोधन के बाद इन्हें नदियों में प्रवाहित किया जाना चाहिए या फिर किया जाए। उसके बाद हो जाएगा हमारा परमाणु शक्ति संयंत्र का प्रयोग जलाशयों या नदियों के निकट न किया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इनके किनारे नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद हमारा हो जाएगा कि जन साधारण में जल प्रदूषण के कारणों, दुष्प्रभावों व रोकथाम की विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए या बढ़ाई जाए। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा सरकार को निरंतर नदियों, तालाबों, झीलों तथा झरनों के पानी को शुद्ध कराने के प्रयत्न करने चाहिए। अगला हमारा दोस्तों जो आता है वो नॉइज पोल्यूशन आता है, यानी जिसे हम क्या नाम से जानते हैं दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा कि शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, अतः वायुमंडल में उत्पन्न की गई अवांछनीय ध्वनि जिसका मानव तथा अन्य प्राणियों के श्रवण तंत्र पर, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस पे क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, को शोर या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं इसको। प्रायः सामान्य बातचीत की ध्वनि से तीव्र ध्वनि शोर, जिसे क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं, की श्रेणी में आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायुयान, ट्रेन हो गया, कारखानों से, तो इससे सबसे क्या निकलता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। टीवी, रेडियो से भी ध्वनि प्रदूषण होता है।
उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर कि पहला हो जाएगा यहाँ पर घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरण में आता है आपका वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर या पंखे की आवाज़, ये सब जो होती हैं हमारी क्या होती है घरेलू उपकरण से होता है। और उसके बाद संचार उपकरण, आपका रेडियो आ जाता है, टेलीविजन आता है, टेप रिकॉर्डर आता है, सायरन आ जाता है, ये आपके संचार उपकरण में आ जाते हैं। औद्योगिक संस्थान में क्या आ जाता है कि वस्त्र उद्योग की मशीन, पत्थर तोड़ने की मशीनें, आरा मशीन, बजड़ी बनाने की मशीनें, ये हो जाएंगे औद्योगिक संस्थान में। उसके बाद हो जाएगा ध्वनि विस्तारक यंत्र, यानी विभिन्न प्रदर्शनों, भाषणों व नारों में लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है। 5 नंबर हो जाएगा हमारा कि परिवहन साधन। परिवहन साधन में आपका रेलगाड़ी आ जाता है, वायुयान आ जाता है, कार, वैन, ट्रक, बस, टेम्पो, स्कूटर आदि का शोर होता है इससे। और इसके अतिरिक्त बादल की गरज, वर्षा की शोर, समुद्री लहरों का शोर, ज्वालामुखी का विस्फोट शोर, विस्फोट के आग्नेयास्त्र, रॉकेट फायरिंग आदि की भी ध्वनि जो होती है, इससे भी जो ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला हो जाएगा हमारा कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या हो जाएंगे, इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी तीव्र ध्वनि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है और कार्य करने की क्षमता को घटाती है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर कि शोर से बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी रोग हो जाते हैं। और शोर का प्रभाव मनुष्य के स्नायु तंत्र पर भी पड़ता है। शोर से रात्रि में देखने की क्षमता भी कम हो जाती है, रंगों की पहचान में कमी आ जाती है। और उसके बाद शोर से हृदय, मस्तिष्क, अतिरिक्त यकृत को भी नुकसान पहुंचाता है। 90 डेसिबल से अधिक, 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा कि पुरानी एवं खटारा मोटर गाड़ियों, ट्रक आदि का आवासीय क्षेत्र से निकालने पर रोक लगाई जाए। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर कि मोटर वाहनों में तेज ध्वनि वाले हार्नों के बजाने पर रोक लगानी चाहिए। आवास गृहों, कार्यालयों, पुस्तकालयों, चिकित्सालयों आदि में उचित निर्माण सामग्री तथा उपयुक्त बनावट द्वारा शोर नियंत्रण किया जा सकता है। 4th नंबर हो जाएगा कि विमानों को विशेष ढाल पर उतारा या चढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि कम से कम शोर हो। 5 नंबर हो जाएगा कि कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए तथा उत्तम डिज़ाइन के ईंधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या किया जाना चाहिए, उत्तम डिज़ाइन के ईंधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि अत्यधिक शोर वाले कारखाने में जल की व्यवस्था होनी चाहिए तथा मशीनों का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए। 7 नंबर हो जाएगा उद्योग तथा समुदाय के लिए शोर पर नियंत्रण पाने की मानक विधियां होती हैं। 8 नंबर हो जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण तथा उसके घातक प्रभावों के प्रति जनसाधारण में चेतना उत्पन्न करने के लिए प्रचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगला हो जाएगा हमारा मृदा प्रदूषण क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, यानी कि मृदा में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसों एवं मृदा जल एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होते हैं। मृदा में इन पदार्थों की मात्रा एवं अनुपात में किन्हीं कारणों से उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ पर कि मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन क्या हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा हमारा घरेलू अपशिष्ट जैसे कूड़ा कचरा, डिटर्जेंट हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा नगर पालिका अपशिष्ट हो जाएगा, जो कि आपको चित्र के माध्यम से मृदा प्रदूषण दिखाया भी गया है। और 3rd नंबर हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ। 4th नंबर हो जाएगा कृषि अपशिष्ट, कृषि में प्रयोग होने वाले अनेक प्रकार के कीटनाशक हो गए, रसायन हो गए और पीड़क नाशक हो गया। 5वां नंबर हो जाएगा कि आजकल उपयोग में लाई जाने वाली पॉलीथीन, बाढ़ तूफान द्वारा भूमि की उर्वरा सतह का बह जाना। उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि मृदा प्रदूषण के बचाव, मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इसका बनता है हमारा कि मृदा प्रदूषण पौधों के अंदर पहुंचकर खाद्य श्रृंखला का एक भाग बन जाते हैं तथा मानव या जंतु के शरीर में पहुंचकर अत्यंत गंभीर रोग उत्पन्न कर देते हैं। कीटनाशक, शाकनाशक, कवकनाशक जैसी विषैली रासायनिक दवाएं भूमि की उर्वरता शक्ति को कम कर देती हैं, इससे फसल वृद्धि को प्रभावित होती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं। पहला नियंत्रित उपाय हो जाएगा कि घर या शहर से निकले अपमार्जकों को नालियों के द्वारा शहर से दूर ले जाकर के प्रयोग में न आने वाले जलाशयों में गिराया जाए। दूसरा हो जाएगा अपशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रीकरण
करके उन्हें उपयोगी पदार्थों में बदलना चाहिए। अगला हो जाएगा हमारा कीटनाशक पदार्थों का उपयोग उचित एवं निर्धारित मात्रा में करनी चाहिए। फोर्थ नंबर हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग निश्चित मात्रा में करने चाहिए। पांचवा हो जाएगा कीटनाशक पदार्थ जैसे डीडीटी हो गया, आपका गैमेक्सिन हो गया आदि को सीधे अनाजों में नहीं मिलाना चाहिए। ऐसे अनाज को प्रयोग से पूर्व अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर हो जाएगा कि मृत जंतुओं के शरीर एवं कूड़ा करकट को शहर से दूर मिट्टी में दबा देना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? मिट्टी में दबा देना चाहिए। तो ये दोस्तों ये थे आप सभी के प्रदूषण। ठीक है, इसमें प्रदूषण यानी इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा प्रदूषण खत्म कर दिया गया है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा प्रदूषण जो है वो आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने आज पढ़ा है पूरा का पूरा प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और ये पीडीएफ जो है आपको क्लास खत्म होने के बाद ही आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा। इस वजह से इस पीडीएफ को आप लोग जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलेगा दोस्तों।